इसमें हम सबके लिए सीखने के लिए बहुत सी बातें, तो आई लाइक यू ऑल टू स्टिक टू द एंड। और मैं आपके साथ काफ़ी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने वाली हूँ। हमारे देश में अगर कोई लेडी 50 इयर्स की हो जाती है तो उसे लगने लगता है कि उसकी लाइफ ओवर हो गई है। एम्बिशन और बिजनेस के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात, वो लोग अपने हेल्थ के बारे में इतना ध्यान रखना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ एक एंड टाइम की तरफ जा रही है। लेकिन आज की हमारी जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही अलग है। वो एक ऐसी लेडी के बारे में है, जी हाँ, इंडियन विमेन के बारे में है, जिन्होंने 50 इयर्स की एज में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। आई एम नॉट सेइंग कि 50 इयर्स की एज में उन्होंने अपने बिजनेस को कहीं किसी मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन 50 इयर्स की एज पर आने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज 10 साल बाद, जबकि वो 60 इयर्स की हैं, इस समय में उनके बिजनेस की वैल्यू है 1 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी ही इंडियन वुमेन के बारे में जिनका नाम है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, स्पेशली उन विमेन के लिए जो अपने आप को समझते हैं कि 40 या 50 की ये एज के बीच में आने के बाद अपने आप को समझते हैं कि अब उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, या फिर वो शायद कुछ कर नहीं सकती, कुछ नया ट्राई नहीं कर सकती। इनफैक्ट मेन के लिए भी, क्योंकि 50 और 40 की एज पे आने के बाद काफ़ी मेन भी अपने आप को थोड़ा सा ड्रैग फील करने लगते हैं। तो उन सभी के लिए एक मिसाल है फाल्गुनी, और आज हम उन्हीं की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। फाल्गुनी जी की स्टोरी को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये बिजनेस है क्या। हम बात कर रहे हैं नायका की। जैसे कि आप में से काफ़ी लोग समझते होंगे और स्पेशली गर्ल्स जानती होंगी कि नायका एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो इट्स वेरी मच लाइक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जब हम कोई प्रोडक्ट, बीइंग अ गर्ल मैंने भी ये पर्सनली फील किया है कि जब मैं कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करती हूँ तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो या तो मुझे ब्रोकन मिलता है, या फिर वो मुझे एक्सपायर्ड मिलता है, या फिर डुप्लीकेट मिलता है। तो अगर मान लीजिए मैं 500 का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रही हूँ, अगर आपको कोई प्रोडक्ट डुप्लीकेट मिलता है, टूटा हुआ मिलता है, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप सेम अमाउंट पे कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि आपको कोई डुप्लीकेट या टूटा या ख़राब प्रोडक्ट मिले। और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, अलग अलग सेलर्स और सप्लायर्स जब ये प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, कई बार उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होती है या फिर उनका प्रोडक्ट एक्सपायर्ड होता है। लेकिन नायका यहाँ पे कैसे इसको गैप को फिल करती है, वो ऐसे कि नायका खुद अपने पास वेयर हाउस में डायरेक्ट ब्रांड से प्रोडक्ट मंगवाते। सो डायरेक्ट ब्रांड से प्रोडक्ट लेकर आने का फ़ायदा ये है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं आता है, तो आपको बहुत ही ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ तक कि नायका आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है। सो ये एक एडवांटेज है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने नायका से प्रोडक्ट परचेज करा है और प्रेफर भी करते हैं कि वो नायका से ही प्रोडक्ट खरीदें, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि अगर मैं किसी भी और साइट से ऑर्डर करती हूँ तो प्रॉब्लम यही आती है कि या मुझे ब्रोकन मिलता है या एक्सपायर्ड मिलता है, और इस चीज़ के मुझे 70 to 80% चांसेस हैं। और यही रीज़न भी है कि नायका इतना बड़ा बिजनेस बन गया है। लास्ट ईयर 2021 में नायका ने अपना IPO करा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड IPO था और बहुत ही सक्सेसफुल IPO रहा। इनफैक्ट मैं खुद इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहती थी, बट उस टाइम पे आई वॉज आउट ऑफ द स्टेशन एंड I missed the dates. So, but I realized कि काफ़ी ओवर सब्सक्राइब था नायका का IPO. After this IPO, जो नायका की बिजनेस की वर्थ है, that is right now $13 billion US, which is 1 लाख करोड़ इंडियन रुपीज़। फाल्गुनी ने इतने बड़े बिजनेस को कैसे शुरू किया और कैसे अपने करियर को शुरू किया? जी हाँ, इसमें हम सब के लिए सीखने के लिए बहुत सी बातें, तो आई लाइक यू ऑल टू स्टिक टू द एंड। और मैं आपके साथ काफ़ी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने वाली हूँ जो नायका ने यूज़ की अपने बिजनेस में और जो आप भी अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। इन 1 लाख करोड़ में से जो कि नायका की टोटल वैल्यू है, उसमें से मोर देन हाफ यानी 50% से ज़्यादा का स्टेक फाल्गुनी जी के पास है, जिसका मतलब है $7.5 बिलियन उनकी पर्सनल, उनकी खुद की नेटवर्थ है। सो दिस इज़ अमेजिंग। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ये नंबर्स, तो अगर मान लीजिए फाल्गुनी जी 100 साल तक की एज तक जाती हैं तो भी वो हर दिन लगभग 3.25 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं और ये पैसे ख़त्म नहीं होंगे। सो फाल्गुनी नायर एक गुजराती बैकग्राउंड से हैं, एक गुजराती कल्चर से हैं, और हालांकि वो बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई में ही हुई। और गुजरात की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के जो मेजर बिजनेस ओनर्स हैं वो गुजरात से आते हैं। और जैसा कि हम
अंबानी इसको जानते हैं, और फाल्गुनी वन ऑफ देम, और जितने भी बिजनेस ओनर्स के आप टॉप 100 बिजनेस ओनर्स की अगर लिस्ट देखें तो मेजॉरिटी वहाँ पे 50% से ज़्यादा गुजरातीज़ हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि गुजरात बहुत ही एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को डेवलप करता है। गुजराती जो कल्चर है इट्स ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। और फाल्गुनी जी ने भी बचपन से अपने पापा को बिजनेस करते हुए देखा था। सो शी हैड बिजनेस समवेयर इन हर वेन्स, जिसे कहते हैं कि बिजनेस उनके खून में है। सो फाल्गुनी जी का फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और फाइनेंस की काफ़ी अच्छी समझ थी उनको बचपन से, और उन्होंने अपनी जो डिग्री है वो भी फाइनेंस में करी। आफ्टर दैट उन्होंने 1997 में अपने करियर को एक्चुअली स्टार्ट किया जब उन्होंने कोटक में ज्वाइन किया। कोटक महिंद्रा उस टाइम एक NBFC था। NBFC यानी एक फाइनेंशियल फर्म था जिसको कोटक महिंद्रा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम पे। और कोटक में 1 साल जॉब करने के बाद हुआ ये कि फाल्गुनी जी के हस्बैंड, जो कि उस टाइम पे सिटी बैंक में जॉब करते थे, तो सिटी बैंक के एम्प्लॉय थे, उनकी पोस्टिंग सिटी बैंक के लंदन वाले ऑफिस में हो गई थी। तो फाल्गुनी जी को उनके साथ ही जाना था। उन्होंने कोटक को लीव करने के लिए पूरी तैयारी कर दी, और कोटक महिंद्रा के ओनर उस समय में उदय कोटक जी को जब उन्होंने अपने इस इरादे के बारे में बताया तो वो फाल्गुनी जी को जाने नहीं देना चाहते थे, बिकॉज उन्हें 1 साल में समझ आ गया था कि फाल्गुनी जी कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं और उनके बिज़नेस के लिए और उनके कंपनी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तो उन्होंने काफ़ी उनको समझाने की कोशिश करी कि अपने हस्बैंड को जाने दो, आप यहीं स्टे करो, अपने करियर के बारे में सोचो। लेकिन फाल्गुनी जी इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहती थी कि वो अलग रहें, और उन्होंने यही डिसाइड किया कि वो जाएंगी ही। और इस पर उदय कोटक जी थोड़ा अपसेट हुए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कोटक महिंद्रा को भी ओवरसीज़ बढ़ाएं, और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर फाल्गुनी जी लंदन जाएंगी तो कोटक भी लंदन जाएगा। और उन्होंने फाल्गुनी जी के लीडरशिप के अंडर कोटक को एक्सपैंड करने के लिए लंदन में उन्हें पोस्ट कर दिया, और इसी के साथ उन्होंने लंदन में कोटक को एस्टैब्लिश किया। और आफ्टर दैट उन्होंने वहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुली काम किया। इसके बारे में याद करते हुए एक बार फाल्गुनी जी ने कहा भी कि मैं बहुत अच्छी स्विमर तो नहीं थी, पर जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखती थी तो मैं उसमें कूद पड़ती थी, और मैं डूब जाऊंगी या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी इस चीज़ का डर मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। सो ये एक सोच काफ़ी अच्छी है, जो कि एक निडरता जो हमें सीखनी चाहिए फ्रॉम सच ग्रेट एंटरप्रेन्योर। और मूविंग ऑन, 1997 में उन्होंने न्यूयॉर्क में एस्टैब्लिश किया कोटक महिंद्रा को, एंड इन 1998 सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। और इस टाइम पे फाल्गुनी जी वाज हेड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन कोटक, और तभी इंडिया में काफ़ी फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे थे और पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री चेंज हो रही थी। स्पेशली आपको याद होगा कि सेंचुरी चेंज हो रही थी और काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि क्या होगा, सिस्टम्स क्रैश हो जाएंगे, और काफ़ी दुविधा के चलते हुए फाल्गुनी जी को वापस इंडिया बुला लिया गया 1998 में, एंड शी केम बैक। और उस समय में इंडिया के अंदर एक और नई वेव चल रही थी, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की वेव। और उस टाइम पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के अंदर आ रहे थे, बहुत सारे बिजनेसेस को बिल्ड कर रहे थे, और इसी दौरान काफ़ी IPOs हो रहे थे। और कोटक महिंद्रा भी उस समय में जो है वो IPOs को सपोर्ट कर रहा था। तो फाल्गुनी जी को इंडिया में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ बिजनेस की इंचार्ज बना दिया गया। और उस समय इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरियल वेव चल रही थी और लोग बहुत ज़्यादा बिजनेसेस बना रहे थे, और इसी दौरान फाल्गुनी जी ने काफ़ी सारे IPOs लॉन्च करने के लिए बहुत सारे बिजनेसेस की मदद की फ्रॉम कोटक। सो एज कोटक महिंद्रा उन्होंने काफ़ी बिजनेसेस को IPO लॉन्च करने में हेल्प। इसी दौरान वो काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स के साथ, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स के साथ रही और उनकी क्लोज कनेक्शन में रही, जैसे कि रॉनी स्क्रूवाला जो कि UTV के फाउंडर थे उस समय में, और उन्होंने 2005 में अपने बिजनेस को पब्लिक किया था, जो कि लेटर डाइवर्स्ट हो गया था डिज्नी के साथ। और फाल्गुनी जी ने अजय बिजलानी जी की भी मदद की, जो कि इंडिया में सबसे पहली बार मल्टीप्लेक्सेस को बना रहे थे, जिसको आज हम PVR के नाम से जानते हैं। सो PVR के फाउंडर उस समय, PVR उसका एक्चुअल नेम नहीं था, सो उस समय में उनके साथ भी उन्होंने क्लोजली वर्क किया, एंड उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, एंड शी रियलाइज्ड कि वो खुद भी अपना बिजनेस करना चाहती है। अब बात ऐसी थी कि 2009 था,
और 2009 में आकर फाल्गुनी जी एक दुविधा में पड़ गई। एज एन एम्प्लॉय उन्होंने काफ़ी सक्सेस और काफ़ी अच्छी चीज़ें करी थी अपने करियर में, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं थी। वो कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहती थी और उन्होंने खुद से एक प्रॉमिस किया कि आज से मैं ही अपनी लाइफ की हीरोइन होंगी, यानी कि नायिका होंगी। सो इसी तरह से नायका उनके माइंड में आया। 2012 में उन्होंने नायका को लॉन्च किया एज अ मार्केट प्लेस फॉर ब्यूटी ब्रांड्स। लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इस समय फाल्गुनी जी 50 ईयर्स की थी। उनकी एक बहुत ही सेटल्ड जॉब थी और अपनी जॉब को छोड़ना, अपनी सैलरी को छोड़ना, यहाँ तक कि नायका के अंदर उन्होंने अपनी पर्सनल सारी सेविंग्स और सारी फंडिंग्स को लगाया था शुरू के स्टेज में। और इतना बड़ा डिसीजन और इतना बड़ा रिस्क लेना इज़ नॉट ईजी, और इसके लिए भी इट टेक्स गट्स और बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन और एक पैशन चाहिए, विच इज़ समथिंग वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम। और नायका वॉज नॉट ऑलवेज अ सक्सेस स्टोरी, क्योंकि शुरुआती दिनों में नायका को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ तक कि नायका के लॉन्च के 1 साल बाद ही उनके 7 में से 5 एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन कर दिया। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उन्होंने ऑब्वियसली इस बिज़नेस को बिल्ड किया और 2021 में 10 साल की मेहनत के बाद नायका बन गई एक $13 बिलियन की कंपनी। बट देयर इज़ अ कैच। 2021 से पहले तक नायका एक्चुअली में प्रॉफिटेबल नहीं थी, यानी कि नायका का कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था। जब भी हम कोई कंपनी शुरू करते हैं तो उसमें कई बार जब हम कंपनी को डेवलप या ग्रो कर रहे होते हैं तो कंपनी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जाता है, तो जो भी उससे प्रॉफिट बनता है वो वापस री इन्वेस्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं बर्न रेट। सो फाल्गुनी जी ने अपने फाइनेंशियल करियर के एक्सपीरियंस से ये समझा था कि फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना एक बिज़नेस को ज़रूरी है, तो उन्होंने अपना बर्न रेट बहुत कम रखा था। हालांकि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही थी, कंपनी पैसा बर्न कर रही थी 10 साल तक, लेकिन बर्न रेट को उन्होंने काफ़ी लो रखा और बहुत ज़्यादा इक्विटी अपने पास रखा, यानी 50% से ज़्यादा इक्विटी अपने पास रखा और बहुत सारा अपना पैसा, पर्सनल सेविंग, पर्सनल फंडिंग उन्होंने उसमें इन्वेस्ट की। और यही एक रीज़न है कि नायका के IPO के बाद शी इज़ बिकम इंडियाज़ टॉप सेल्फ मेड फीमेल एंटरप्रेन्योर। अब हम देखेंगे नायका के बिजनेस चैलेंजेस को। सो नायका कोई ब्यूटी ब्रांड नहीं था, कोई खुद के प्रोडक्ट्स नहीं थे। बेसिकली बिजनेस मॉडल ये था कि वो दूसरों के प्रोडक्ट्स लेंगी, अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन बेचेंगे। सो इट वॉज मोर ऑफ एन ऑनलाइन स्टोर। नायका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया में 2012 के समय में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड नहीं थी। इंडिया में ज़्यादातर लेडीज़ जो जानती थी मतलब मेकअप के बारे में, वो ये था कि या तो लिपस्टिक या फिर आईलाइनर, और यही 2 चीज़ों से मेनली मेकअप करती थी और बहुत ही कम डिमांड थी प्रोडक्ट्स के लिए, और वो भी बेसिक से और काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट्स, जो कि उस टाइम के जो जायंट्स हमारे लैक्मे और लॉरियल जो कि एंटर ही कर रहा था। सो लैक्मे मेनली जो है इंडिया में चलता था और उसमें भी लोगों को शेड का कोई आइडिया नहीं था लोगों को भी, और जो बाहर के ब्रांड्स हैं वो भी इंडिया में एंटर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया में लोग इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते ही नहीं थे और ना किसी को इतना डिटेल में मेकअप करना आता था। तो जब कोई मेकअप करता था तो वो ख़राब ही लगता था। सो मोस्टली सेल्स जो थी वो B2B थी, यानी कि आप सैलॉन्स और जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वही ज़्यादातर मेकअप परचेज़ करते थे और बाकी लोग जो हैं वो उनके पास जाके उनकी सर्विसेज ले लेते थे। सो इस बिज़नेस को B2C सक्सेस बनाने के लिए जो नायका ने स्ट्रैटेजी यूज़ की, दैट इज़ द 3 C's ऑफ नायका। पहला C जो कि है क्यूरेशन। तो सबसे पहले नायका ने डील्स क्रैक, यानी पार्टनरशिप डील्स क्रैक की ब्यूटी ब्रांड्स के साथ, जिससे कि वो सस्ते रेट्स पर प्रोडक्ट्स को बल्क में उठाएं और अपने पास रखें और वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को सप्लाई करें कस्टमर्स को। और इसी के साथ इन्होंने कुछ इस तरह के ब्रांड्स को भी इंडिया में लेकर आए जो कि एक्चुअली में इंडिया में नहीं थे, क्योंकि कोई भी ब्रांड को स्टोर खोलना था तो बहुत ही मेजर इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए था। सो वहाँ पे नायका ने फैसिलिटेट कर दिया कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स को कि वो इंडिया में एंटर कर सकें और नायका के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकें। और दूसरा जो स्ट्रेटजी थी नायका की, विच वॉज कंटेंट। तो नायका ने काफ़ी सारा ऑनलाइन कंटेंट विच इज़ रिलेटेड टू ब्यूटी, अभी भी इंडिया में जो ब्यूटी रिलेटेड जो आप वीडियोस देखते हैं उसमें से 10% जो वीडियोस हैं वो एक्चुअली में नायका ने ही बनाई है या बनवाई है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। सो इट्स ऑल कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग। सो उनकी स्ट्रैटेजी थी
एजुकेट एंड सेल, यानी लोगों को पहले मेकअप करना सिखाओ और फिर प्रोडक्ट बेचो. So that was the strategy. Third C, which is convenience. So फाल्गुनी मेड श्योर कि जब भी कोई नायका को ऐप को डाउनलोड करता है या फिर कोई ऑर्डर प्लेस करता है या कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो ये पूरी प्रोसेस जो एब्सोल्युटली कन्वीनियंट हो, यानी किसी भी क्लाइंट को, किसी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि बहुत कम इंडियन बिजनेसेस एक्चुअल गौर करते हैं. और बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस जो अच्छा नहीं कर पाते हैं या फिर प्रॉब्लम जिनको आती है, जैसे कि हम जानते हैं कि ओला में अगर आप ओला कैब्स बुक करते हैं तो काफ़ी आपको एज अ कस्टमर काफ़ी अनकन्वीनियंट होता है आपके लिए. सो फाल्गुनी मेड श्योर कि नायका में वो चीज़ ना हो, एंड शी मेड श्योर इट्स एब्सोल्युटली कन्वीनियंट फॉर क्लाइंट्स. और यही रीज़न है दैट मेड नायका सच अ सक्सेस. और 2021 में इन्होंने अपना IPO करा विच वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड और बहुत सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया विच वॉज अ हिट. और इसके बाद नायका बन गई $13 बिलियन की कंपनी. और दिस इज़ एन इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस. जो भी आप जिस भी एज पर हैं अभी, आई रियली recommend you to take inspiration and do what you really want to do. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है so please let me know in the comment by typing I am the Nykaa of my life, या फिर अगर आप मेल हैं तो you can say I am the Nykaa of my life. So इससे मुझे पता चलेगा कि you have made the commitment and you have made the determination to be successful. This is Ankita signing off.